नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अलीम अतहर। बुलेटिन में खबरों की शुरुआत करते हैं। 3 नए कृषि कानूनों के खिलाफ किसान आंदोलन के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल यानी पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर देश भर के 9 करोड़ किसानों से सीधा संवाद करेंगे। इस मौके पर देश भर के 9 करोड़ से ज्यादा किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत 18,000 करोड़ रुपए की अगली किश्त ट्रांसफर की जाएगी। लिहाजा बिहार में भी भव्य तैयारी की गई है। शुक्रवार को पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का जन्मदिन है। इस बार बीजेपी अटल जी के जन्मदिन को खास तरीके से मनाने जा रही है। पटना में भी इसकी भव्य तैयारी की जा रही है। बीजेपी कार्यालय में मौजूद है। यहाँ पर देखिए पूरी तैयारी हो चुकी है। आप देख रहे होंगे ये जो टेंट लगाया गया है, इसके अंदर कल कई कार्यक्रम होने हैं। यहाँ पर कवि सम्मेलन और तमाम चीजें यहाँ पर जो बीजेपी के लोग हैं वो करवा रहे हैं। इसके अलावा कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी किसानों को संबोधित करेंगे अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्मदिन को लेकर। 25 तारीख को अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन को भारत सरकार सुशासन दिवस के रूप में मना रही है। इसी दिन सरकार की तरफ से 9 करोड़ किसानों के खाते में 2 घंटे के भीतर 18,000 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए जाएंगे। विशेष तौर पे कल प्रधानमंत्री जी किसानों को संबोधित करेंगे। किसानों का जो सम्मान निधि है उसका अंतिम किस्त 2,000 रुपये का 9 करोड़ से अधिक किसानों को सीधे तौर पे कल उनके खाते में डालने का काम करेंगे। जाहिर तौर पर 6 राज्यों के किसानों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सीधा संवाद करेंगे और नए कृषि कानून पर विपक्ष के भ्रमजाल को तोड़ेंगे। न्यूज़ 18 के लिए पटना से साकेत कुमार की रिपोर्ट। तो कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 9 करोड़ किसानों को बताएंगे तमाम चीजें कृषि बिल के बारे में, और 18,000 करोड़ की जो राशि है उसको ट्रांसफर भी किया जाएगा। अब प्रधानमंत्री के इस संबोधन को हम समझते हैं। अटल जी के जन्मदिन पर केंद्र सरकार किसानों को मैसेज देना चाहती है। 7 दिन के अंदर दूसरी बार पीएम मोदी किसानों से बात करेंगे। कल 6 राज्यों के किसानों से पीएम मोदी सीधा संवाद करेंगे। किसानों के मुद्दे पर केंद्र सरकार बेहद गंभीर है, यह समझा जा सकता है। केंद्र सरकार ने किसानों से बातचीत का दरवाजा खुला रखा है। 9 करोड़ किसानों को राशि देकर सरकार अपने वादे को पूरा करने का संकल्प भी दोहराएगी। मुट्ठी भर किसानों के जरिए विपक्ष कानून पर भ्रम फैला रहा है। किसानों के खाते में सीधे राशि डालकर सरकार ये मैसेज देगी कि सरकार किसानों के साथ है। अगली खबर का रुख करते हैं। बिहार के डिप्टी सीएम बनने के बाद तारकिशोर प्रसाद और रेणु देवी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने पहुंचे। दोनों डिप्टी सीएम की ये पहली मुलाकात थी। बिहार के दोनों डिप्टी सीएम को सरकार चलाने का गुरु मंत्र मिला। साथ ही बिहार के विकास के लिए सही से काम करने और वोटरों को भरोसा बनाए रखने का मोदी मंत्र भी मिला। प्रधानमंत्री जी तो पूर्व से ही बिहार के लिए खड़े हैं और इसीलिए उन्होंने आत्मनिर्भर बिहार और आत्मनिर्भर भारत एवं आत्मनिर्भर बिहार की बात की। उनके मन में कहीं न कहीं पहले से भी बिहार के विकास के लिए कुछ वो उनका अपना एक दृष्टि है और इसलिए उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा कि अपने कार्यकर्ताओं को साथ लेकर, एनडीए को साथ लेकर बिहार को कैसे एक विकसित बिहार बनाए, इसके लिए काम करें। हम साथ हैं। भारत जो है वो संस्कृति और संस्कार का जो देश है, तो बिहार भी उसमें और भी अव्वल रहे, क्योंकि बिहार पुरानी दृष्टि में देखिए तो वहीं से चाणक्य हैं, वहीं से अशोक सम्राट हैं, वहीं से सारे लोग हैं। तो उनका जो कार्य हुआ, या लोकतंत्र की जननी जिसको कहिएगा वो वहीं से है। वैशाली हमारी लोकतंत्र की जननी है। तो लोकतंत्र कैसे मजबूत रहे और हमारा विकास कैसे बिहार का हो, और बिहार के विकास को विकसित बिहार और आत्मनिर्भर बिहार बनाने के लिए माननीय नीतीश जी के अगुवाई में हमेशा हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का सपोर्ट रहा है और वो आगे भी रहेगा।
तो बिहार के दो डिप्टी सीएम दिल्ली के दौरे पर हैं। कल यानी बुधवार को दोनों ने मुलाकात की थी राष्ट्रपति से और गृह मंत्री अमित शाह से। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। तो अब दोनों डिप्टी सीएम के इस दौरे और दौरे के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात को हम समझते हैं। बिहार में बीजेपी ने इस बार बेहतर प्रदर्शन किया है। जनता के भरोसे पर खरा उतरने की उन पर चुनौती है। डबल इंजन की सरकार में विकास ही प्राथमिकता है। पीएम मोदी हर हाल में बिहार का विकास चाहते हैं। पीएम मोदी कह चुके हैं कि पूर्वोत्तर में भारत के विकास का इंजन बनने की क्षमता है। तो कुल मिलाकर प्रधानमंत्री से दोनों डिप्टी सीएम को एक तरह से गुरु मंत्र मिला है। अब बिहार के मुख्य विपक्षी पार्टी की बात कर लेते हैं। राष्ट्रीय जनता दल ने मीडिया के लिए नया फरमान जारी किया है। प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने यह नया आदेश जारी किया है। इस नए आदेश में कहा गया है कि मीडिया कर्मी दिन में 11 बजे के बाद पार्टी कार्यालय में प्रवक्ताओं का बयान लेने के लिए आएं। फरमान में मीडिया से कहा गया है कि वो प्रवक्ता के लिए बनाए गए कार्यालय में ही बयान लें। पटना आरजेडी ऑफिस के गेट पर ही नोटिस चिपकाया गया है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या कोई बड़ी घटना या वैसी न्यूज स्टोरी जिस पर पत्रकारों को उनके पार्टी के नेताओं के पक्ष की जरूरत होगी, वैसी हालात में क्या रात में आरजेडी कार्यालय खुला रहेगा? कवरेज को लेकर राष्ट्रीय जनता दल ने एक नया फरमान जारी किया है। आरजेडी कार्यालय का ये मेन गेट और देखिए इस पर ये सूचना चिपकाया गया है और इसमें साफ तौर पर ये लिखा गया है कि दिन के 11 बजे के बाद ही प्रदेश कार्यालय में आप आएं और पूरे प्रदेश कार्यालय में आप यहाँ वहाँ बाइट न लें, बल्कि जो प्रवक्ता कक्ष है सिर्फ उसी में बाइट लें। हालांकि अब आरजेडी के इस नए फरमान पर कई तरीके की चर्चाएं हैं। सवाल ये उठ रहे हैं कि आखिर नौबत क्या आई कि आरजेडी को इस तरीके का फरमान जारी करना पड़ा। सत्ता पक्ष के लोग ये कह रहे हैं कि मीडिया पर प्रतिबंध है, तो वहीं इस पूरे मामले पर आरजेडी का कहना है कि मीडिया के सहूलियत के लिए किया गया है। लेकिन सवाल जरूर उठता है कि आखिर बिहार के सियासत में इस तरीके की पहल जो आरजेडी के द्वारा पहली बार की गई और आखिर क्या नौबत आन पड़ी कि आरजेडी को इस तरीके का एक नोटिस अपने कार्यालय के बाहर चिपकाना पड़ा। कैमरा पर्सन दीपक के साथ शैलेंद्र, न्यूज 18 पटना। और अब आरजेडी के मीडिया और प्रवक्ताओं के लिए इस फरमान को हम समझने की कोशिश करते हैं। दरअसल कल आरजेडी में टूटते अनुशासन की तस्वीर सामने आई थी। तेजस्वी को लेकर आरजेडी की फजीहत हुई थी। 4 दिन पहले शिवानंद तिवारी ने कांग्रेस को लेकर बड़ा बयान दिया था। शिवानंद तिवारी के बयान को लेकर भी बड़ा बवाल मचा हुआ था। बयान बहादुरों पर अंकुश लगाने के लिए पार्टी ने नया फरमान जारी किया है। हाल ही में आरजेडी ने चंदा वाला फरमान भी जारी किया था। अब अगली खबर का रुख कर लेते हैं जो बिहार की सियासत से ही जुड़ी हुई है। बिहार में विधानसभा चुनाव के बाद जीत और हार की सभी दलों ने समीक्षा की, लेकिन बिहार में इकलौती पार्टी कांग्रेस है जिसने अभी तक समीक्षा बैठक करने की हिम्मत नहीं जुटा पाई है। आखिर ऐसा क्यों, जानना बेहद जरूरी है। बिहार में विधानसभा चुनाव के बाद कांग्रेस ने समीक्षा बैठक क्यों नहीं की? जितना बड़ा सवाल उससे ज्यादा उलझा हुआ जवाब। किस आधार पर क्यों नहीं बातचीत हो रही है? होनी चाहिए, इसलिए कि दल को तो समीक्षा करनी ही चाहिए। जय पराजय राजनीति में ये होता ही रहता है। समीक्षा हमारी पार्टी में भी होनी चाहिए थी। हाँ, अच्छा बुरा जो भी हो, समीक्षा होनी चाहिए थी। अब कांग्रेस अध्यक्ष ही ये बेटर बता सकते हैं कि उन्होंने समीक्षा के लिए जो है मीटिंग क्यों नहीं बुलाया। कि कांग्रेस में घपलाबाजी अधिक हुई। एक तो 70 सीट मिला, 70 में जीतने वाले सीट को लोग इग्नोर। और चलिए अब इस खबर को समझते हैं और क्यों अभी तक समीक्षा नहीं कर पाई है कांग्रेस, इसकी वजहों को समझते हैं। दरअसल कांग्रेस नेता अभी तक हार से उबर नहीं पाए हैं। नतीजों के 44 दिन बाद भी कांग्रेस ने समीक्षा बैठक नहीं की है। कांग्रेस को पार्टी में विरोध का डर भी सता रहा है। कांग्रेस का स्ट्राइक रेट इस बार 38% तक गिर गया था।
कांग्रेस से बेहतर प्रदर्शन वीआईपी और हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा ने किया। आरजेडी हार की सबसे बड़ी वजह कांग्रेस को मानती है। बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजों में करीब 30 सीटें ऐसी निकली जहां आरजेडी जेडीयू के बीच हार जीत का अंतर बहुत कम था। इन सीटों पर लोजपा को 7 से लेकर 9% तक वोट मिले। तो ये तमाम वजह हैं जिसकी वजह से कांग्रेस अभी तक बिहार विधानसभा चुनाव में हार की समीक्षा नहीं कर पाई है। बात झारखंड की करते हैं, जिसकी राजनीति में इन दिनों ट्विटर वार जारी है। ट्विटर पर राज्य की सत्ताधारी दल और मुख्य विपक्षी दल में ठंड गई है। एक वीडियो जो तेजी से वायरल हो रहा है, इस वीडियो के बहाने दोनों ही पक्ष के बीच शह और मात की राजनीति जारी है। मैं आयशा खान, मुझे ब्लैकमेल और डराया और धमकाया जा रहा है। मैंने पुलिस को कंप्लेन भी मेल किया है। ये वीडियो मुंबई की रहने वाली आयशा खान का है। आयशा का वीडियो वायरल होने के बाद झारखंड की राजनीति गर्मा गई है। 38 सेकंड के वीडियो में आयशा ने अपनी जान को खतरा बताते हुए झारखंड बीजेपी के बड़े नेताओं पर गंभीर आरोप लगाए हैं। मैं आयशा खान, मुझे ब्लैकमेल और डराया और धमकाया जा रहा है। मैंने पुलिस को कंप्लेन भी मेल किया है और मेरे बारे में बहुत गलत ट्वीट कर रहे हैं और मुझे बहुत डर लग रहा है। तो मैं बस इतना चाहती हूँ पुलिस वालों से कि अगर मुझे कुछ हो जाए तो उसके जिम्मेदार जहूर आलिम, सुनील तिवारी, बाबूलाल मरंडी और निशिकांत दुबे, अगर मेरे साथ कुछ भी हो जाए तो इस चीज के जिम्मेदार सिर्फ यही चारों होंगे। आयशा का वीडियो वायरल होने के बाद बीजेपी और जेएमएम के बीच ट्विटर वार छिड़ गया। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने ट्वीट कर जेएमएम को चुनौती दी। लिखा, सवाल 2013 के बलात्कार का है। मुंबई पुलिस, सीबीआई सभी को इस वीडियो को संज्ञान में लेकर मेरे ऊपर केस करना चाहिए। हम इस चुनौती को स्वीकार करते हैं। यदि हेमंत सोरेन जी में हिम्मत है तो केस दर्ज कराकर जांच करें। जनता 2013 में हुए मुंबई कांड का सच जानना चाहती है। एक ट्वीट बीजेपी नेता और पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने भी की। बाबूलाल मरांडी ने लिखा, झारखंड के मुख्यमंत्री पर रेप के आरोप पर राज्य सरकार ने चुप्पी साध रखी है। मीडिया में इस तरह की खबरों को चलाए जाने पर लोगों को डराया जा रहा है। आखिर आप किस सच्चाई को छुपा रहे हैं मुख्यमंत्री जी? बीजेपी नेताओं के ताबड़तोड़ ट्वीट वार से तिलमिलाए जेएमएम ने भी पलटवार किया। झारखंड महिला मोर्चा की तरफ से किए गए ट्वीट में लिखा गया, फर्जी सांसद खिसियाकर खंभा भी नहीं नोच पा रहे हैं। सीबीआई, ईडी वगैरह से इन्हें इतना प्रेम है कि सुबह शाम दिन रात बस वही रटते रहते हैं। दुबई की जानकारी भी यह रॉ से लेते रहते हैं क्या? मोदी जी से आग्रह है, इन्हें इन्हीं सब के साथ भेज दें, कम से कम इनकी रुदाली कम होगी। आयशा के आरोप, निशिकांत की चुनौती और जेएमएम का पलटवार। दरअसल ये पूरा मामला 2013 का है। मुंबई की रहने वाली आयशा खान ने तत्कालीन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर रेप का आरोप लगाया था और फिर बाद में केस वापस भी ले लिया था। और अब इस नए वीडियो के सामने आने के बाद एक बार फिर से झारखंड की राजनीति गर्मा गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। कि अगर मुझे कुछ हो जाए तो उसके जिम्मेदार जहूर आलिम, सुनील तिवारी, बाबूलाल मरंडी और निशिकांत दुबे। और इस वक्त एक बड़ी खबर का रुख करते हैं। सीएम नीतीश की क्लास के बाद एक्शन में है पुलिस। मुख्यालय लॉ एंड ऑर्डर को लेकर मुख्यालय स्तर पर कवायद तेज हो गई है। सभी संवेदनशील जिलों की समीक्षा होगी। हेडक्वार्टर से बड़े अधिकारी समीक्षा करेंगे। क्षेत्रीय पदाधिकारियों के साथ समीक्षा की जाएगी। पिछले 6 महीने के दौरान हुई वारदातों की समीक्षा की जाएगी। सबसे पहले पटना और नालंदा जिले की समीक्षा होगी। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर इन तमाम केसों की समीक्षा करेंगे। और संजय हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संजय, क्या यह माना जाए कि मुख्यमंत्री की गंभीरता वाकई पुलिस मुख्यालय में भी दिखने लगी है? देखिए, निश्चित तौर पर अनिल, जिस तरीके से कल सीएम पहुंचे थे राज्य पुलिस मुख्यालय, उन्होंने अधिकारियों के साथ बैठक की, तमाम तरह के इंस्ट्रक्शंस दिए उन्होंने अपने लेवल पे, और इसके बाद आज ये कहा जा सकता है कि सीएम के पुलिस मुख्यालय जाने के बाद एक कह सकते हैं कि एक बड़ा परिणाम सामने आया है कि अब
एडीजी लेवल के ऑफिसर जिलों में जाएंगे और सबसे पहले राजधानी पटना को रखा गया है और मुख्यमंत्री का गृह जिला नालंदा, वहां भी एडीजी लॉ एंड ऑर्डर जाएंगे और रिव्यू करेंगे, पिछले 6 महीने के कांडों का रिव्यू करेंगे। तो निश्चित तौर पर कह सकते हैं जिस तरीके से फटकार पड़ी है, जिस तरीके से इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं, अब उसको फॉलो करने का काम शुरू हो गया है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया संजय आपका तमाम जानकारी देने के लिए। तो अब नीतीश कुमार किस तरीके से गंभीर है और उसके बाद उनकी गंभीरता का क्या असर हुआ, इसको समझते हैं। दरअसल कल नीतीश खुद हेडक्वार्टर पहुंचे थे। सीएम ने साफ कर दिया था कि सिर्फ समीक्षा से काम नहीं चलेगा। नीतीश हर हाल में क्राइम पर कंट्रोल करना चाहते हैं। पिछले कई बड़ी वारदातों ने पुलिस पर सवाल खड़े किए हैं। सीएम नीतीश शुरू से ही क्राइम को लेकर काफी सख्त रहे हैं। क्राइम कंट्रोल को लेकर लगातार मुख्यमंत्री मंथन कर रहे हैं और लगातार बैठकें कर रहे हैं, लगातार निर्देश भी मुख्यमंत्री की तरफ से दिए जा रहे हैं। और अब मुख्यमंत्री किस तरह से गंभीर है क्राइम कंट्रोल को लेकर, इसको लेकर अब खुद पुलिस मुख्यालय भी गंभीर हो गया है। अगली खबर का रुख करते हैं। बिहार में जूनियर डॉक्टर की हड़ताल की वजह से मरीज हलकान हैं। दूसरे दिन भी जारी हड़ताल ने मरीजों को काफी परेशान किया और जूनियर डॉक्टरों की हड़ताल से बिहार के सभी 9 मेडिकल कॉलेज प्रभावित हैं, जहां ओपीडी और इमरजेंसी सेवा पर भी इसका खासा असर पड़ा है। जूनियर डॉक्टरों की हड़ताल के बाद ये आलम है बिहार के सबसे बड़े अस्पताल पीएमसीएच का, जहां दूसरे दिन भी ओपीडी सेवा पूरी तरह से ठप है। लिहाजा बिहार के कोने कोने से यहां लोग पहुंच तो रहे हैं, लेकिन उन्हें इलाज नहीं मिल पा रहा है। और आपको दिखा रहे हैं कि देखिए बड़ी संख्या में दूर दूर से मरीज पहुंचे हैं, लेकिन रजिस्ट्रेशन का काम बंद हो गया है। तकरीबन 9 से 10 काउंटर है यहाँ पर और सभी काउंटर पर देख सकते हैं एक भी स्टाफ नजर नहीं आ रहे हैं। सीनियर डॉक्टर अपने चैम्बर में तो हैं, लेकिन बिना पर्चा कटाए मरीजों का इलाज संभव नहीं है। मरीज अब न्यूज 18 से अपना दर्द बयां करते हुए इलाज करवाने की गुहार लगा रहे हैं। इन गरीबों के पास इतने पैसे नहीं हैं कि प्राइवेट अस्पताल में जाकर इलाज करवा सकें। हड़ताल से हलकान लोगों ने न्यूज 18 से अपना दर्द साझा किया कि हम लोग दूर से आए हैं, पैसा लगा के, हम लोग गरीब आदमी हैं, इसलिए होना चाहिए हम लोग का दिखाना भी, हम लोग का दिखाना बहुत जरूरी है। कितने बजे चली थी जहानाबाद? हम चले 6 बजे वहाँ से। यहाँ पहुँचे तब पता चला? हाँ, यहाँ पहुँचे तब हमको मालूम हुआ है। क्या करेंगे अब? प्राइवेट जाएंगे? प्राइवेट के लिए हम लोग गरीब आदमी है, कैसे जाएंगे भैया, इसीलिए तो हम लोग यहाँ पर पहले आए हैं। तो सोचे कि जा करके वहीं पहले दिखाते हैं। तो गरीब आदमी को आप देखिए कि मरना है कि क्या करना है, से आप ही न बता सकते हैं कि हम लोग को किसी तरह करवाइए। हम मीठापुर से आए। इलाज हुआ? नहीं हुआ। क्या बोला गया? बोले कि हड़ताल पे हैं, आज नहीं होगा। रजिस्ट्रेशन हुआ? नहीं हुआ। रजिस्ट्रेशन भी नहीं हुआ? नहीं। अच्छा, तो क्या कीजिएगा आप लोग? अब क्या करेंगे, अब हम क्या कर सकते हैं, आप वापस जाएंगे। इधर जूनियर डॉक्टर अपनी मांगों को लेकर अड़े हुए हैं। उनका कहना है कि जब तक स्टाइपेंड को लेकर 2017 के आदेश को लागू नहीं किया जाता, तब तक हड़ताल जारी रहेगी। जैसे ही हम लोग से सरकार की कोई भी अथॉरिटी बात करते हैं और हम लोग का जो मांग है उस पर अगर वो कोई ठोस कार्रवाई करने का लिखित में आश्वासन देते हैं तो हम लोग स्ट्राइक अपना वापस ले लेंगे। जाहिर तौर पर जूनियर डॉक्टरों की हड़ताल ने कोरोना काल में लोगों को दोहरी परेशानी में डाल दिया है। न्यूज 18 के लिए पटना से रजनीश कुमार की रिपोर्ट। तो जूनियर डॉक्टर अपनी मांगों को लेकर हड़ताल पर हैं, लेकिन इस हड़ताल से आम लोगों को कितनी दिक्कत हो रही है इसको हम समझते हैं। कोरोना काल में हड़ताल का वक्त बिल्कुल सही नहीं है। हड़ताल की वजह से अभी तक 23 ऑपरेशन टाले जा चुके हैं। मरीजों को मुकम्मल इलाज नहीं मिल पा रहा है। ओपीडी और इमरजेंसी सेवा पर खासा असर पड़ा है। गरीब लोगों को उचित इलाज आखिर कैसे मिल पाएगा, यह बड़ा सवाल है, क्योंकि ये इस वक्त जिस तरीके से पूरी दुनिया कोरोना काल से जूझ रही है, कोरोना जैसी महामारी से जूझ रही है, क्या इस वक्त हड़ताल का यह वक्त सही है? अगली खबर का रुख करते हैं। बिहार के शिक्षकों और छात्रों के लिए अच्छी खबर है। 4 जनवरी से 9वीं से 12वीं तक के स्कूल खुलेंगे। ऑड इवन रोल नंबर से 50% छात्र स्कूल आएंगे। नए साल में बिहार के स्कूलों को खोला जाएगा। 4 जनवरी से 9वीं से 12वीं क्लास के स्कूल और कोचिंग संस्थान खुलेंगे।
नोटिस के मुताबिक स्कूल में 50% छात्र मौजूद होंगे। ऐसे में छात्रों को ऑड इवन रोल नंबर से पढ़ाई करनी होगी। किसी भी कीमत पर 50% से अधिक उपस्थिति स्कूलों में नहीं हो सकती है। कोचिंग संस्थानों को भी प्रोटोकॉल का पालन करना होगा। कॉलेज के फाइनल ईयर के छात्र भी क्लास कर सकेंगे। स्कूल कॉलेजों को पहले चरण में खोलने के 2 सप्ताह के बाद फिर से समीक्षा की जाएगी। अगर सब कुछ सामान्य रहा तो 18 जनवरी से सभी स्कूलों में पहले की तरह पढ़ाई होगी। सभी स्कूलों और कोचिंग संस्थानों में छात्रों को बैठने के दौरान 6 फीट की दूरी रखनी होगी। इसके अलावे शिक्षक और स्कूल के कर्मचारियों के बैठने वाले जगह और ऑफिस में भी इसका ख्याल रखना होगा। छात्र छात्रों को स्कूल भेजने से पहले परिजनों को सहमति देनी होगी। सरकार स्कूल कॉलेजों को खोलने के बाद सभी हालात पर नजर रखेगी। स्कूलों को कोविड को लेकर विशेष दिशा निर्देश दिए गए हैं। बच्चों को कोविड संक्रमण से बचाने के लिए इससे जुड़ी सभी गाइडलाइंस का पालन करना होगा। सरकार ने तय किया है कि सरकारी स्कूल के बच्चों को 2 मास्क मुफ्त में दिया जाएगा। शिक्षा विभाग को बच्चों को मास्क मुहैया कराने का निर्देश दे दिया गया है। इसी तरह निजी स्कूलों और कोचिंग संस्थानों को बच्चों को मास्क देना होगा। उन्हें अपने यहाँ सैनिटाइजेशन का भी इंतजाम करना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और अब इस फैसले को समझिए, बिहार सरकार ने आखिर ये फैसला क्यों किया है और क्या होगा। अधिसूचना के बाद तय हो गया है कि नए साल में स्कूल खुल जाएंगे। तकरीबन 9 महीनों के बाद बच्चों की पढ़ाई शुरू हो सकेगी। बहुत सारे बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाई की सुविधा उपलब्ध नहीं है। बहुत सारे बच्चे ऑनलाइन पढ़ाई नहीं कर पाते हैं। गरीब बच्चों की पढ़ाई फिर से चालू हो जाएगी। बच्चों के भविष्य को लेकर अभिभावकों को चिंता सता रही थी और अब जाहिर सी बात है कि सरकार के इस फैसले के बाद कहीं ना कहीं उन्हें राहत मिलेगी। अगली खबर का रुख करते हैं। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में नया साल गुजारने की प्लानिंग करने वालों को और इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि यहां के तमाम गेस्ट हाउस और कॉटेज हाउस फुल चल रहे हैं। रोमांच के शौकीनों को वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के हरे भरे जंगल अक्सर अपनी ओर आकर्षित करते हैं। जानवरों के स्वच्छंद विचरण के साथ नए साल पर भला कौन नहीं घने जंगल की सैर करना चाहेगा। यही वजह है कि नए साल पर बिहार के इकलौते वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के जंगल कैंप से लेकर तमाम कॉटेज, हट और कमरे हाउसफुल हो गए हैं। ऐसे में वाल्मीकि नगर में नया साल गुजारने की तैयारी कर रहे सैलानियों को अपनी बारी आने का और इंतजार करना पड़ेगा। अभी जो स्थिति है वो लगभग 3 या 4 जनवरी तक की बुकिंग पूरा जंगल कैंप हमारा फुल हो चुका है। तो इसलिए अब नए टूरिस्ट के लिए एकोमोडेशन भी संभव नहीं है। पूरे के पूरे सभी ऑनलाइन बुकिंग से रूम जो है हमारे ऑक्युपाइड हो चुके हैं। तो नए साल में बिना अनुमति के वाल्मीकि व्याघ्र रिजर्व में प्रवेश और पिकनिक मनाने वालों की इस बार खैर नहीं होगी। प्रशासन ने मंजूरी के बिना जंगल में आने जाने, खाना बनाने, बाजा बजाने और शिकार करने पर पाबंदी लगा दी है। साथ ही इसका उल्लंघन करने वालों पर वन्य प्राणी अधिनियम के तहत कार्रवाई करने की चेतावनी भी दी गई है। कि टाइगर रिजर्व के अंदर जो है वो किसी भी परिस्थिति में आप जो है पिकनिक मनाने या आग जलाने या इस तरह की एक्टिविटीज न करें। ये अपराध है और इसके लिए सजा का भी प्रावधान है। प्रकृति की गोद में 900 वर्ग किलोमीटर में फैला बाघों का ये खूबसूरत आशियाना सैलानियों के स्वागत के लिए पूरी तरह से तैयार है। लेकिन नियमों की अनदेखी करने पर नए साल की मस्ती आपको जेल तक पहुंचा सकती है। मुन्ना राज, न्यूज़ 18 बगहा। खबरें लगातार जारी हैं। आप बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ। बात जुर्म से जूझते अवाम की हो या समाज में बढ़ते क्राइम ग्राफ की, अपराध की हर सूरत के पीछे छुपा होता है कोई ना कोई गुनहगार। नमस्कार, मैं हूं अलीम अतहर।
तफ्तीश की राह में आने वाली हर कड़ी सुराग बनकर पहुंचाती है गुनहगारों को सलाखों के पीछे। तो आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि हर जुर्म के खिलाफ हमारी तफ्तीश लगातार जारी है। सुपौल में अपराधियों ने हत्या की एक बड़ी वारदात को अंजाम दिया है। अपराधियों ने एक मासूम की निर्मम हत्या कर उसके शव को नहर किनारे फेंक दिया। इस घटना के बाद परिजन काफी आक्रोशित हो गए, लेकिन मौका वारदात पर पहुंची पुलिस ने उन्हें समझा बुझाकर मर्डर की गुत्थी सुलझाने में जुटी हुई है। क्या है पूरी हकीकत, इस रिपोर्ट में देखिए।